भारत में एक ऐसा जानवर है जिसके नाम पर दंगे भी हुए, चुनाव भी लड़े गए, कानून भी बने और इंसान भी मारे गए। लेकिन सवाल यह है, अगर गाय इतनी पवित्र है तो क्यों नहीं उसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता? क्या यह सिर्फ आस्था का मामला है या इसके पीछे राजनीति, अर्थव्यवस्था और वोट बैंक की पूरी कहानी छिपी है? आज हम इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आजकल मुस्लिमों के त्यौहार ईद उल अजहा यानी बकरीद का माहौल है, जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लिमों द्वारा विशेष चौपाया जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। ये सदियों से उनकी परंपरा का हिस्सा रही है। तथ्य ये भी है कि भारत की लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप में मांसाहार करती है। लेकिन हालिया कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जब भी ये त्यौहार आता है, उससे पहले राजनीतिक रूप से गौकशी का मामला उछाला जाता है। फिर वही पुरानी बहस छिड़ जाती है कि अगर मुसलमान गाय काटता है तो उसे बेचता कौन है। इसमें सरकार द्वारा बीफ निर्यात का मुद्दा भी सामने आता है। बीफ निर्यात और गौकशी में क्या संबंध है भी या नहीं? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। इसकी शुरुआत हम उस टर्म से करते हैं जब यह टर्म पिंक रिवॉल्यूशन पहली बार राष्ट्रीय चर्चा में आया था। दौर था 2012 से 2014 का। अवसर था 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का। ये पिंक रिवॉल्यूशन है, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले हैं मेरी बात जब सुनोगे तब। आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। मोदी जी की ये बात सुनकर कई पशु प्रेमियों ने मोदी जी का समर्थन किया था। हम लोगों को मांस निर्यात बंद करना ही होगा। मैं टोटली अग्री करती हूँ मोदी जी के साथ कि ये देश में दूध की कीमत जो है दुनिया की सबसे महंगी है। इसमें से 80% दूध नकली है। हम लोग दूध अब हमारा पूरा ख़त्म हो गया है क्योंकि हमारे सारे दुधारू गाय जा रहे हैं कटने के लिए। और सरकार, अगर आप और मैं मटर भेजना चाहें विदेश में तो हमको खुद उगाना पड़ता है, खुद ज़मीन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कत्ल खाना में बनाना चाहो तो ये सरकार ने 10 साल से 100% सब्सिडी दी है। यानी कि जो भी कत्ल खाना खोले उसको मुफ्त में पूरा पैसा मिलेगा। फिर 2014 में मोदी जी ने केंद्र में साधारण बहुमत की सरकार बनाई। अब मोदी जी के समर्थकों और पशु प्रेमियों को लग रहा था कि पिंक रिवॉल्यूशन जैसी चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार की तब की वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में दिए बयान ने सबको स्तब्ध कर दिया। नहीं मैडम, हाल के समय में किसी भी राज्य से मीट उत्पाद और उसके निर्यात पर रोक या प्रतिबंध की मांग नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर कुछ धार्मिक सामाजिक संगठनों से मीट के उत्पाद और निर्यात पर पाबंदी लगाने की मांग की जाती रही। मौजूदा निर्यात नीति किसानों, पशुपालकों, मीट उपभोक्ताओं, व्यापारियों और मीट उत्पाद से जुड़े कारोबार मसलन डेयरी, चमड़ा और पशु खुराक के हित में है। सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रवक्ता भी इसे अलग तरह से समझा रहे थे कि मोदी जी का तात्पर्य ये था कि गुलाबी क्रांति के साथ श्वेत और हरित क्रांति पर भी जोर दिया जाए। दो चीजें समझना बहुत अनिवार्य है। नरेंद्र मोदी जी ने यूपी के चुनाव में जिस पिंक रिवॉल्यूशन की बात की, उन्होंने उसके एक संदर्भ में बात की और वो संदर्भ था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन होता रहा था पहले, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज में उन दोनों रिवॉल्यूशन, ग्रीन और व्हाइट, दुग्ध क्रांति और हरित क्रांति, इनको रोक के जिस प्रकार केवल और केवल पिंक रिवॉल्यूशन अर्थात मीट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आपने अगर पूरे आंकड़े दिखाए होते वाणिज्य मंत्रालय के तो आप देखेंगे कि दुग्ध में भी बढ़ोतरी आई है और ग्रीन रिवॉल्यूशन अर्थात जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है बहुत बेहतरीन रूप से। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों के साथ पिंक रिवॉल्यूशन भी बढ़ा है। लेकिन मोदी जी के वीडियो तो कुछ और कह रहे थे। दिल्ली सरकार का एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन का, और ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जो पशु को काटा जाता है उसके जो मटन का कलर होता है वो पिंक होता है, और ये मटन एक्सपोर्ट करने में रिवॉल्यूशन लाने का पाप कर रहे हैं, पाप। ये अक्सर सुनने में आता है कि भारत ऑफिशियली भैंस का मांस यानी कारा मीट निर्यात करता है, काऊ मीट नहीं। मगर ये जो ऑफिशियली शब्द है यही शंका पैदा करता है।
तो क्या समझा जाए कि कम मात्रा में ही सही अनऑफिशियली गाय के मांस का भी निर्यात होता है, या यूं कहें काऊ मीट की स्मगलिंग जैसा कुछ होता है? और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा गाय स्लॉटर का भी है, जो कि हमने बहुत बड़े तरीके से उठाया था। जो आंकड़े हैं आप प्रीवियस वाले देखेंगे कि काव स्लॉटर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बफलो के नाम पर काव स्लॉटर भी होता था, लेबल जाके बाहर चेंज होता था। अगर आप कह रहे हैं काव मीट बफलो मीट नहीं, आप पढ़िए पूरा ना। जी, लेकिन लेबल चेंज होता था। जो काव मीट वाला था उसको कैसे इंसेंटिव मिलता था? उसको कैसे इंसेंटिव मिलता था अगर हो रहा था तो? इंसेंटिव तो बफलो मीट पे था ना। लेबल चेंज होता था, उसमें बफलो लेबल चेंज होता था, बफलो मीट लिखा जाता था। जब यहाँ बाहर यूरोप चले जाता था वहां जाके आपने कोई पकड़े ऐसे? हम स्वाभाविक रूप से ये अब बंद हो रहा है। कैसे? बिल्कुल पकड़े हैं, क्यों नहीं पकड़े हैं? कितने पकड़े? मीट पे बहुत जोर तरीके से काम किया जा रहा है। नहीं, मैं वो आंकड़े नहीं दे सकता है कितने 4 या 5 लोग पकड़े गए हैं, मगर ये मेरे पास जो गवर्नमेंट का दावा है कि काऊ मीट हो रहा था, उसको आपने रोक दिया, पकड़ लिया है। मीट को काऊ मीट बिल्कुल नहीं जाता है अब, जो पहले होता था कांग्रेस के राज में। और दूसरी जो ग्रीन रेवोल्यूशन कांग्रेस बात करती थी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काऊ मीट एक्सपोर्ट हो रहा था और वो आपने रुकवा दिया है। तो होता था, तो हर कोई जानता है। हाँ, इल्जाम के हर कोई जानता है इस बात को कि बफलो के साथ साथ कुछ लोग काऊ मीट लेबल चेंज करके। अच्छा, संजय का जवाब लेते हैं। पकड़ होना बहुत आवश्यक था। ये सरकार इस पे बहुत सख्त है। संजय आपका जवाब, मैं फिर समित के पास जाऊंगा। देखिए, यहां पर जिस तरीका के इन्होंने आरोप लगाया है, यहां पर बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, काउ एक्सपोर्ट नहीं होता है। इनको जानना चाहिए, कम से कम ऑफिशियली इट इज अ बीफ एक्सपोर्ट, और अनऑफिशियली इनके पास यदि कोई है तो इनके पास सबूत लाना चाहिए। गलत और फिर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। यही बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जोर दिया। दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुनने के बाद तो यही समझ में आता है कि लेबल बदलकर गाय के मांस का निर्यात तो किया जाता है और इसे अनऑफिशियली शब्द के पीछे छुपाया जाता है। खैर, अब मोदी सत्ता के लगभग 12 साल होने के बाद उनकी चुनावी चाल से नाराज हो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी अब उनके विरोधी हो चले हैं और गाय को राजमाता घोषित करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। विश्व में किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ के किसी मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पर बीफ मिल रहा है। उस बीफ के पैकेट को उठाइए, उसमें लिखा हुआ है कि ये गाय का मांस है और उत्तर प्रदेश से आया है, भारत के उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किया गया है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश इस समय बना हुआ है। आवाज तो 75 साल से हम लोग उठा रहे हैं। कहाँ अभी तक भारत में हिंदू सरकार आई? अगर हिंदू सरकार आई होती तो जिस दिन हिंदू सरकार का शपथ ग्रहण होता उस दिन सबसे पहले गाय की रक्षा होती। बोलो, तुम्हारी माँ को तो कोई लाइसेंस दे के मार सकता है? ये क्या होता है कि वैध क्या होता है? गाय की हत्या वैध हो जाएगी? ये हिम्मत तुम्हारी? शंकराचार्य जी की इतनी आक्रामक मुहिम के बाद भी ना तो केंद्र सरकार और ना ही बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी बयान आया है या कोई भी सुगबुगाहट हुई है। उनका ये मौन बड़ा ही अचंभित कर देने वाला है। गौरक्षा के नाम पर सरकार ने छोटे मोटे अनुदान देकर गौशालाएं जरूर बनवाई, लेकिन उन गौशालाओं का रखरखाव ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। आए दिन खबरें आती हैं कि फलां गौशाला में रखरखाव ठीक न होने की वजह से इतनी गायों ने दम तोड़ दिया, और इससे जुड़ी हुई तस्वीर अपनी विभत्सता की कहानी खुद कहती है। से उतार रहे हैं, देखो कितनी बेरहमी से इनको गौस को उतारा है। ये ट्रैक्टर वाले ने बताया था भाई ये जो गौ माता जो हम उतारे हैं ये किसी गौशाला से आए हैं भाई, और भाई जो उस तरफ पड़े हैं वे आवारा गौ माता भाई गौ माता हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ नगर निगम से सरकार से इन गौ माताओं का
कोई समाधान नहीं है। इसी तरह हमारे गौ माता को गौ को कुत्ते नोचते रहेंगे। क्या इसको मुक्ति देने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कुत्ते भी इसको गौ माता को ना नोचे और समाधान भी हो जाए। भाई जय हिंद साथियों, मैं आपका छोटा भाई शादाब राठी चंडीगढ़ बुड़ैल से। ये मक्खन माजरा का हाल है, ये देखिए मक्खन माजरा में गायों का क्या हाल कर दिया। देखो नवाब भाई दिखाओ, ये हमारी पार्षद मैडम है हमारी पार्टी से प्रेमलता जी, ये देखो इनका रो रो के बुरा हाल है और गाय की हालत देखो क्या हाल है। ये देखो छोटे छोटे मासूम से बछड़े, ये देखो ये क्या हाल है, क्या कर रखा है, ये क्या है आखिर। ये नगर निगम के अंडर में गौशाला आती है, इसका उद्घाटन भी राजनाथ सिंह जी करके गए थे, रक्षा मंत्री। इसका उद्घाटन ये देखिए जो इससे, और ये हरप्रीत कौर बबला जो मेयर 12 सितंबर 2000 गौशाला, मोहन गौशाला। अब आपको इस गौशाले में गौवंश को भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है, ये मवेशी देखिए। इसे गौशाला कहेंगे कि जेल कहेंगे, आप स्वयं बताइए। फिलहाल इसे गौशाला का नाम दिया गया है, मोहन गौशाला। लेकिन यहाँ इनको खाने पीने के लिए कुछ भी चारा भूसा का की इंतजाम नहीं की गई है। चरवाहे लोग बताते हैं इनको रात में भी कुछ देते हैं खाने के लिए, कुछ नहीं देते रात में खाने के लिए, ऐसे ही रहती हैं। कुछ है ही नहीं है तो क्या देंगे, पानी भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, ना भूसा पियारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, इस रूम में भी है। इधर आंकड़े हमें बताते हैं कि बीते 10-12 सालों में बीफ निर्यात इतना बढ़ा कि भारत बीफ निर्यातक देशों की सूची में लगभग टॉप पर पहुंच गया। लेकिन मांस, चमड़ा, हड्डी संबंधी व्यापार के इनफॉर्मल सेक्टर, जिसमें मुस्लिम और निम्न वर्ग के लोगों की बड़ी भागीदारी थी, उस पर राज्य की बीजेपी सरकारें सख्त हो गईं। और इस विचारधारा से जुड़े हुए छोटे छोटे दलों ने अपने आप को विजिलेंटे के तौर पर पेश कर इस सरकारी नीति को अपने लिए अवैध वसूली का जरिया बना लिया। इस पूरी कवायद में पशु ढोने वालों को पीट पीट कर और जिंदा जला देने तक की खबरें आती रही। लेकिन हुकूमत ने इन घटनाओं से अपने एजेंडे में फायदा होता देख 1-2 मामलों में औपचारिक कार्रवाई करने तक ही अपने को सीमित कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। और इस तरह बीजेपी सरकार ने अपने दोनों हित साध लिए। बीफ निर्यात में दुनिया के अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर सरकार ने भरपूर विदेशी मुद्रा का अर्जन भी किया और एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ होने के अपने नैरेटिव को भी पूरी शिद्दत से जिंदा रखा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव जीते ही ये पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखी। मवेशी की कुर्बानी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया और इसके साथ ही खुले में किसी भी पशु वध पर पाबंदी लगा दी गई, रोक लगा दी गई। मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसे कोर्ट ने सही माना और इस वजह से बंगाल में गाय की कुर्बानी से लोगों ने दूरी बना ली। सरकार बनाते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्लॉटरिंग संबंधी नियम कायदे सख्ती से लागू करने की पुरानी नीति अपनाई। जाहिर है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों पर या कहें मुस्लिमों पर होना था। लेकिन इसका जवाब वहां के मुस्लिमों ने बकरीद पर बड़े जानवर की कुर्बानी न करने के फैसले से दिया और उन्होंने किसी भी तरह से गाय, बैल, भैंस इत्यादि खरीदने से ही मना कर दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, बेकार থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি নে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি, এটা কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে, তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে, এটা কাটার জায়গা, এখানে কিনলি সে কাটবে, তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনুনি, মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে, এটা আমাদের বছরে একটা উৎসব, তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন। इससे वहां के पशु व्यापारी बहुत बड़े आर्थिक संकट में आ गए। इस घटना से सबक लेते हुए बहुत से मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने भी गाय की कुर्बानी न देने की अपील मुस्लिम समाज से की। लेकिन हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए,
गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। और सरकार से भी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। कुल जमा इस पड़ताल में जो निकल कर आता है कि राजनीति ने आस्था के नाम पर गाय को इस्तेमाल किया और एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ अपने पूरे राजनीतिक एजेंडे को खड़ा करने के लिए गाय को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। इस पूरे मुद्दे का सार यही है कि राजनीति का सिर्फ एक धर्म होता है, वो है एन केन प्रकारेण सत्ता हथियाना और उस पर बने रहना। पूरा दोष राजनीति का भी नहीं है, दोष हमारा यानी आम जनता का भी है, जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी को छोड़कर धर्म, जाति, मजहब, गाय जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं और सत्ता की राजनीति को सफल बनाते हैं। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी जैसी सोच वालों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के और वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।